G1. Hello students, welcome to my YouTube channel नरेंद्र कुमार द्विवेदी द फिजिक्स लवर। तो आज हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आईआईटी मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं, और ये हमारा क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे, two identical charged spheres are suspended by strings of equal lengths. The strings make an angle of 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per cubic meter, the angle remains the same. If the density of the material of the sphere is 1.6 gram per cubic centimeter, the dielectric constant of the liquid is। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास में देख सकते हैं हम, सपोज कि ये हमारा रिजिड सपोर्ट हो गया, और जहां से हमने दो मेटालिक स्फीयर्स को ऐसे सस्पेंड किया और जिनके बीच में आइडेंटिकली चार्ज हैं, जिनके बीच में ये एंगल विद वर्टिकल बन रहा है 30 डिग्री का, और इसके बाद में ये जो टेंशन है ये इधर की तरफ लगेगा इस पे, और जो इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, और इसके बाद में इसका जो वेट होगा ये डाउनवर्ड लगेगा mg, और इसके बाद में अगर हम इसको ऊपर की तरफ वर्टिकल बनाएं तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा टेंशन विद दिस, ये 15 डिग्री का होगा, ये 15 डिग्री का एंगल होगा। तो हम अगर इसको रिजॉल्व करें तो ये t cos 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा t sin 15। और इसके बाद में अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम केस में ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। तो हम अगर रेशियो लेते हैं F अपॉन mg का, तो हमारे को क्या मिलेगा, t sin 15 अपॉन t cos 15 के बराबर मिलेगा ये, और यहां से हम t और t को कट कर देंगे तो ये हमारा tan 15 हो जाएगा, जो कि F अपॉन mg के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं नाउ F अपॉन K, जब हमने इसको ऑयल के अंदर डिप किया इस अरेंजमेंट को, तो वहां पे फोर्स डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, अपॉन मास भी रिड्यूस होगा, m डैश g दैट इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा tan 15। अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और अब हमारे पास में इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर होंगी। तो हम यहां से अगर ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा F अपॉन mg दैट इज इक्वल टू F अपॉन K अपॉन m डैश g, और यहां से हमारे पास में K की वैल्यू आएगी m अपॉन m डैश, और जिसको कि हम लिखेंगे वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी ऑफ द ऑयल। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि हमारे को दिया हुआ है ये वैल्यूज अगर हम रख दें तो ये 1.6 दिया हुआ है, इसको कैंसिल कर देंगे, और ये दिया है 0.8, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net electric field E at the center O is। तो ये जो रिंग है सेमी सर्कुलर शेप का, इसके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर सबसे पहले लिख लेते हैं।
तो वो हमारे पास होता है इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे वाले केस में ये जो कंडक्टर है ये चार्ज कैरी कर रहा है। अगर हम ये लीनियर चार्ज डेंसिटी देखें तो Q बाय L लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसके बाद में ये जो L है ये अगर हमने सेमी सर्कुलर रिंग शेप दे दिया स्ट्रेट कंडक्टर को तो उसकी लेंथ हाफ ऑफ सर्कमफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको आगे लिखेंगे दैट Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू L की जगह में हमने लिखा पाई आर। तो ये हमें मिल जाएगा Q अपॉन 2 पाई स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जे कैप नेगेटिव वाई एक्सिस के अराउंड ये डायरेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अ टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ नेट चार्ज Q is balanced in still air with a vertical uniform electric field strength 81 pi upon 7 into 10 powers to 5 volt per meter. When the field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity 2 into 10 powers to minus 3 meter per second. Given G equal to 9.8 meter per square second, viscosity of air to be 1.8 into 10 powers to minus 5 Newton second per square meter, and the density of oil equal to 900 kg per cubic meter, the magnitude of Q is। अब हमें वो चार्ज बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज की एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन पे, तो ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग है तो हमारे पास में जो ड्रॉप है वो जो चार्ज कैरी कर रही है Q, उसका वेट है mg डाउनवर्ड लग रहा है और ये बैलेंस होगा बाय द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि QE के बराबर होगा। तो हम जब फील्ड ऑन होगा तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द फील्ड इज ऑन, तो हम क्या लिखेंगे, QE इक्वल टू mg। ये हो गया। अब इसके बाद जब फील्ड को स्विच ऑफ करेंगे तो ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे इसको क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, तो उस केस में हम इसको लिखेंगे mg की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास में, ये जो वेट होगा ये किसके बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू विस्कस ड्रैग, विस्कोसिटी की वजह से। इसको हम लिखेंगे 6 पाई ईटा r इंटू टर्मिनल वेलोसिटी v। अब हम क्या करते हैं, ये जो mg है ये mg हमारे पास में, यहां से हम इस mg को लिखते हैं v वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, इस मास को लिख सकते हैं, इनटू ग्रेविटी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब हम यहां से अगर वॉल्यूम भी रख दें, जैसे वॉल्यूम हम जानते हैं कि ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप का है, तो हम अगर इस वॉल्यूम को भी रख दें तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2, 3 आर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ये स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो जो हमारे पास में रेडियस आएगी वो आएगी √9 ईटा इंटू वेलोसिटी अपॉन
2 ρg। अब हम इस रेडियस की वैल्यू को उठा के रख देते हैं अपने इस इक्वेशन पे, तो हमारे पास में वहां से q आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, तो हमारे पास में QE जो दिया हुआ है, ये QE इक्वल टू mg गिवन है, और उस mg को हम क्या लिखेंगे, v rho g, और वॉल्यूम को हमने लिखा 4/3 पाई r क्यूब मतलब ये, तो हमने इसको लिखा 9 ईटा v/2 rho g पास टू 3/2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब हो गया, रो आएगा इंटू जी आएगा, ये हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज गिवन है, तो हम यहां से Q रखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे को 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमने रखा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी 81 पाई/7 इंटू 10⁻⁵ ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। और फिर इसके बाद में ये जो वैल्यूज हैं 9 इंटू ईटा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और फिर इसके बाद में हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन हमारे पास में 2 इंटू डेंसिटी हमें गिवन है 900 इंटू 9.8 जी की वैल्यू है, और फिर इसकी पावर में हमें लिखना है 3/2। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो Q की वैल्यू आती है, ये वैल्यू मिलेगी 7.8 इंटू 10⁻⁻⁹, जो कि हमारी गिवन आंसर 8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इफ m इक्वल टू मास, l इक्वल टू लेंथ, t इक्वल टू टाइम एंड a इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। देन तो हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास में जो एप्सिलॉन नॉट 1/ε0 है, इसको हम लिख सकते हैं f इंटू आर स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। तो हम इसको अगर उल्टा कर दें तो हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन एफ आर स्क्वेयर, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू टाइम। तो यहां से फोर्स को हम लिख सकते हैं mLt-2, और इसके बाद में L को हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस को L2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m-1, L-3, देन t+4 एंड a2। तो ये हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैव अ फिक्स्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर p which makes an angle theta with respect to x-axis when subjected to an electric field vector E1 equal to EI cap, it experiences a torque T1 vector equal to tau k cap. When subjected to another electric field E2 which is equal to √3 E1 into j cap, it experiences a torque vector T2 equal to minus vector T1. The angle theta is, तो हमें यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू बताना है कि क्या होगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको पिक्चोरली रिप्रेजेंट करें
तो सपोज हमारे पास में ये 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम हो गया, जिसमें हमने ये एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस बनाया, और हमारा जो डायपोल मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट दिया हुआ है इस डायरेक्शन पे, जो कि थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। हम अगर इसको रिजॉल्व कर दें तो हमें मिलेगा ये P cos थीटा इंटू आई कैप इसके एक्स एक्सिस के अलाउंग, और वाई एक्सिस के अलाउंग हमें मिलेगा P sin थीटा इंटू जे कैप। तो ये जो वेक्टर P है इसको हम लिखेंगे P cos थीटा आई कैप प्लस P sin थीटा जे कैप। और साथ में हमें दिया है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन पे डायरेक्टेड है, जो कि E1 इक्वल टू दिया हुआ है E इंटू आई कैप। अब हम बात कर लेते हैं टॉर्क की। तो हमारे पास में जो टॉर्क है T1, वो T1 हम क्या लिखेंगे, वेक्टर T1 इक्वल टू हम लिखेंगे P क्रॉस E। तो हमें मिलेगा वेक्टर P को हम लिखेंगे P cos थीटा इंटू आई कैप प्लस P sin थीटा इंटू जे कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर P, और इसके साथ में क्रॉस होगा वेक्टर E। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास में E इंटू आई कैप। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो I क्रॉस I 0 हो जाएगा, और J क्रॉस I जो होगा वो माइनस K के बराबर होगा। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा PE sin थीटा इंटू J क्रॉस I माइनस K। तो हमने इसको लिखा माइनस K कैप। ये हमारे पास में है वेक्टर T1 का वैल्यू। लेट दिस बी कॉल्ड एज इक्वेशन 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और टाउ 2 निकालते हैं। तो हमारे पास में जो टॉर्क T2 है, नाउ हमको T2 अगर निकालना है तो उस T2 के लिए हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की जो वैल्यू है √3E1 इंटू जे कैप, वाई एक्सिस के अलाउंग अभी डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने फिर से ये P की वैल्यू लिखी, तो हमने लिखा P cos थीटा इंटू आई कैप प्लस P sin थीटा इंटू जे कैप क्रॉस। अभी हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो दिया है √3 इंटू ई इंटू जे कैप। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब हम क्या करते हैं, J क्रॉस J 0 हो जाएगा, I क्रॉस J प्लस K होगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी √3 PE cos थीटा इंटू के कैप। ये हमारे पास में वेक्टर T2 की वैल्यू आएगी। लेट दिस बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करते हैं, दैट T2 इक्वल टू माइनस T1। तो जब हम T2 इक्वल टू माइनस T1 यूज करेंगे, ऑल्सो वेक्टर T2 इज गिवन टू बी माइनस T1। तो हमारे पास में ये वैल्यू रख देते हैं हम, तो हमें मिलेगा √3 PE cos थीटा के कैप दैट इज इक्वल टू PE sin थीटा इंटू ये माइनस और ये माइनस प्लस के में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में फाइनली जो बचेगा वो बचेगा √3 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस tan थीटा, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 हम लिखेंगे, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी किसके बराबर, 60 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r carries uniform surface charge density of sigma per unit area. It is made of two hemispherical shells
held together by pressing them with force F. F is proportional to. अब F फोर्स जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा? इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेडियस, जो गिवन हमें न्यूमेरिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसी की टर्म पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी बताना है। तो जैसा कि हम अगर प्रेशर की बात करें तो हमारा जो प्रेशर होगा जो कि एक्ट कर रहा होगा दो हेमिस्फेरिकल शेल्स पे, वो होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस प्रेशर को क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में फोर्स आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। तो हमारे पास में जो एरिया आएगा वो एरिया हम लिखते हैं यहां पे, से इट इज पाई बाय 2 इंटू आर स्क्वेयर, क्योंकि हमारे पास में जो स्फेरिकल शेल है वो दो हेमी स्फेरिकल सेल से बना है। या तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें या तो 2 को हटा दें यहां से, तो ये पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमारे पास में ये पाई अपॉन 2 कांस्टेंट होगा, पाई अपॉन 2 बाहर कर देते हैं, सिग्मा स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं इसको। तो हमारे पास में ये कांस्टेंट है तो हमारे पास में F प्रोपोर्शनल आ जाएगा सिग्मा स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारा आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू E नॉट एक्स कैप वेयर E नॉट इज अ कांस्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया एज इन फिगर ड्यू टू दिस फील्ड इज। अब इस फील्ड की वजह से शेडेड रीजन पे हमें फ्लक्स बताना है कितना आएगा। तो चलिए, जैसा कि हमें मालूम है फ्लक्स जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, एरिया वेक्टर। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? ई नॉट इंटू एक्स कैप। तो हमने इसको लिखा ई नॉट इंटू एक्स कैप डॉट। अब जो एरिया होगा इसके हमें देखना होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है। तो हमने एरिया को देखा तो हमारा जो एरिया आएगा वो आएगा 0 एक्स कैप प्लस a y कैप प्लस 0 z कैप, ये हो गया डॉट। हमारे पास में इसका सेकेंड डायमेंशन क्या है? सेकेंड साइड a एक्स आई कैप प्लस 0 y कैप प्लस a z कैप। ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा E नॉट इंटू एक्स कैप डॉट, ये मिल जाएगा माइनस a स्क्वेयर z कैप प्लस a स्क्वेयर एक्स कैप। जो फ्लक्स है वो लिखेंगे E नॉट इंटू a स्क्वेयर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन infinitely long solid cylinder of radius capital R has a uniform volume charge density rho. It has a spherical cavity of radius R by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in figure. The magnitude of the electric field at the point P, which is at a distance 2r from the axis of the cylinder, is given by the expression 23 rho r upon 16 k epsilon naught. The value of k is, जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू हमें बताना है कि अगर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये एक्सप्रेशन पे गिवन है तो इस केस में k की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको स्टार्ट किया सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर
हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोडक्ट अगर हम लें एरिया के साथ में तो वो हमें क्या देगा, फ्लक्स। और ये फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज पर गॉसेस लॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, तो हमने इसको लिखा E इंटू 2πRL और ये इक्वेट किया हमने इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है तो हमारे को ये हमने लिखा रो इंटू पाई वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देन यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ये आएगा रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट जो कि डायरेक्टेड होगा रेडियली आउटवर्ड। तो हमने इसको लिखा रेडियली आउटवर्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब हम निकालेंगे किसके लिए, सरफेस के लिए। तो हम लिखते हैं फॉर सरफेस E डॉट, हमने E प्राइम लिखा, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया हमने लिखा तो एरिया क्या हो जाएगा 4πr स्क्वेयर, तो रेडियस कितना गिवन है 2r, तो 4π इंटू 2r स्क्वेयर ये हो गया एरिया दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो हमारे पास में रेडियस कितना गिवन है r/2 क्यूब अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो हमें E प्राइम की जो वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो मिलेगी रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट जो कि डायरेक्टेड इनवर्ड्स होगी। तो इसको हमने लिखा इनवर्ड्स। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो नेट E इक्वल टू E माइनस E प्राइम, तो ये हो जाएगा रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 23 रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है, हम उसको रख देते हैं इसकी जगह। तो हमने जब इसको रखा तो ये वैल्यू एक्चुअली हमें गिवन है 23 रो आर अपॉन 16 के एप्सिलॉन नॉट और ये इक्वेट होगा किससे, इस वैल्यू से 23 रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा का पूरा एप्सिलॉन नॉट के साथ में कैंसिलेबल है, 16 के इक्वल टू 96 आएगा। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आएगी 96 अपॉन 16 और जो कि 6 के बराबर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सूटेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ क्यूबिकल रीजन ऑफ साइड A has its center at the origin. It encloses 3 fixed point charges minus q at coordinates हैं 0, minus a/4, 0. Next charge plus 3q at 0, 0, 0. That means at origin. Coordinates 0 plus a/4, 0. Choose the correct options. ऑप्शन और ऑप्शंस। ऑप्शंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इसमें से जो ऑप्शन पहला है उसको हम थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन
x इक्वल टू प्लस a बाय 2 is equal to the net electric flux crossing the plane x equal to minus a by 2। तो जो a by 2 प्लस a by 2 और माइनस a by 2 पे अपने को जो दो प्लेन्स दिए हैं उसमें से जो फ्लक्स क्रॉस हो रहा होगा तो वो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होंगे। ये हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है जो कि इस डायग्राम को देखने से सही लग रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इक्वल टू प्लस a बाय 2 इज मोर देन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इक्वल टू माइनस a बाय 2। तो y के अलोंग प्लस a बाय 2 और माइनस y के अलोंग एट सेम डिस्टेंस जो फ्लक्स है वो अनइक्वल सेकेंड ऑप्शन बता रहा है कि प्लस a बाय 2 का फ्लक्स ज्यादा होगा किसके कंपैरेटिवली, माइनस a बाय 2 पे जो प्लेन है उसके कंपैरेटिवली। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एंटायर रीजन इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम पे हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस पूरे क्यूब के अंदर, क्यूब से एसोसिएटेड, इसके सारे फेसेस से एसोसिएटेड, तो वो कैलकुलेट करने से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। मतलब हमारे पास सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम डी ऑप्शन देखते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन z इक्वल टू प्लस a बाय 2 is equal to the net electric flux crossing the plane x equal to plus a by 2। तो z के अलोंग माइनस प्लस a by 2 पे जो फेस है उससे जो नेट फ्लक्स है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा टू द फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन एट x इक्वल टू प्लस a by 2। तो ये जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है।